भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा सारे देश भर में मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा चल रही है। और ये यात्रा सारे देश भर में चलने वाली है और खास तौर पर ईवीएम के मुद्दे पर जन जागरण का और आंदोलन का तैयारी के लिए ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी हो रही है। 1848 से लेकर 1956 तक अगर हम गिनती करें तो 108 साल का समय होता है। 108 साल का हमारे महापुरुषों का संघर्ष चला। इस संघर्ष के बदौलत हम लोगों को वोट का अधिकार मिला। आप अंदाजा लगा सकते हो, हमारे महापुरुषों ने 108 साल का संघर्ष किया और वो वोट के अधिकार से संतुष्ट हुए। क्यों हुए ये जानना जरूरी है, क्योंकि वोट का अधिकार नहीं है, बल्कि वोट का अधिकार शासन करती जमात बनने का अधिकार है। पूर्व के समय में जब राजपाट हासिल किया जाता था, बहुत बड़े पैमाने पर खून खराबा होता था, युद्ध होता था, खून खराबा होता था, मारकाट होती थी और एक पक्ष जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता था। उसके बाद दूसरा पक्ष विजयी घोषित होता था। जो दूसरा पक्ष विजयी घोषित होता था उसे राजपाट दिया जाता था। ये प्राचीन समय में या मध्ययुगीन समय में जो राजपाट हासिल करने का तरीका था। परंतु 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से वोट का अधिकार जो संविधान में हम सब लोगों को मिला, तो शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन होता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई खून खराबा नहीं किया जाता है। ये भारत के संविधान के द्वारा हासिल हुआ अधिकार है। वोट का अधिकार कोई सामान्य अधिकार नहीं है और ये अधिकार हम लोग चुनाव दर चुनाव हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आमतौर पे क्या होता है, जो हमें दिखाई देता है कि हम लोग कांग्रेस के विरोध में बीजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को वोट देते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चुनाव में हमारे सामने दो ही विकल्प होते हैं, तो हम लोग दो में से एक विकल्प चुनते हैं, कांग्रेस का चुनते हैं या तो बीजेपी का चुनते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने बनाई। ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया संगठन है। 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई और आरएसएस के लोगों ने 1952 को जनसंघ नाम का संगठन बनाया और बाद के 84 के बाद में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का नाम का संगठन बनाया, आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा बनाई गई ब्राह्मणों की पार्टी है। बेशक उसका प्रधानमंत्री एक ओबीसी का आदमी है, मगर वो सरकार ओबीसी की सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री जरूर ओबीसी का है, मगर सरकार ओबीसी की नहीं है। अगर सरकार ओबीसी की होती तो
तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का काम किया गया होता है, परंतु नरेंद्र मोदी ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हुई, न हो रही। 10 साल से ज्यादा समय हो गया ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हुई। इससे क्या प्रमाणित होता है कि ओबीसी का प्रधानमंत्री है मगर ओबीसी की सरकार नहीं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो आरएसएस के द्वारा शुरू गई पार्टी है उसकी सरकार है। हम लोगों को क्या लगता है कि ये देश का प्रधानमंत्री ओबीसी की है, ओबीसी का है, तो हमें लगता है ओबीसी की सरकार है। ओबीसी की सरकार नहीं है। अगर ओबीसी की सरकार होती तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती होती। मैं जाति आधारित गिनती के समर्थन के लिए इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आज 75 साल का समय हो गया है। हमें डाटा मालूम होना चाहिए कि आजादी मिलने के बाद इस आजादी का हम लोगों को क्या फायदा हुआ। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, हम लोगों को ये हक है, हम लोगों को ये जानकारी का हक है, जानकारी के हक का अधिकार भी दिया गया है, मगर ये जानकारी लोगों के पास नहीं है कि आजादी के 75 साल होने के बावजूद भी इस 75 साल का हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को क्या बेनिफिट क्या दिखाई देता है। कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, इसका मतलब है 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेज जो विदेशी थे उनका राज था। 15 अगस्त 47 से ब्राह्मणों का राज आ गया। यानी एक ब्राह्मण, एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी देश पर हुक्मरान कर रहा है, राज कर रहा है। फर्क क्या हुआ है? ये जानकारी हमारे बहुसंख्य लोगों को नहीं है। हमारी मानसिकता क्या है? ये राज करना हमारा काम नहीं है। हमारे लोगों का, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का सोच क्या है, विचार करने की पद्धति क्या है? नहीं, राज करना हमारा काम थोड़ी। लोकतंत्र में ये सोच बहुत विरोधी है। जब वोट का अधिकार है तो वोट के अधिकार में ये अधिकार शामिल है कि अगर आप बहुसंख्यक लोगों का समर्थन हासिल करते हैं तो आपको भी राज करने का अधिकार है। क्यों अधिकार नहीं है? निश्चित रूप से राज करने का अधिकार है, मगर मानसिकता हमारी ऐसी है कि हमारा राज करने का क्या मतलब, हम ऐसा मानकर चलते हैं। देखो, जब तक हमारे समाज में राज करने की भावना पैदा नहीं होगी कि हमारा भी राज होना चाहिए, वोट के अधिकार का मतलब ही है। अगर 100 में से 85% लोग SC ST OBC माइनॉरिटी की 85 है तो 30-40% से तो सरकार बनती है। जिस सरकार को 30-40% वोट मिलते हैं उसी की सरकार बनती है। और SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या 85, 100 में 85 है। तो हम लोग अपने वोटों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए कोई लड़ाई थोड़ी लड़ना पड़ता है। वोट डालने के लिए कोई लड़ाई लड़ना पड़ता है क्या? वोट डालने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ना पड़ता है। तो शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव लाने का तरीका है। पूर्व में जो हथियारबंद आंदोलन होता था उससे भिन्न संविधान लागू होने के आधार पर जो वोट का अधिकार बहाल किया गया है, ये तो शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन लाने का अधिकार है। किसी को कोई तलवार चलाकर राजपाट हासिल करने का नहीं। वोट का अधिकार शांतिपूर्ण तरीके से हासिल करना है और ये उपयोग हम लोगों को अपने फेवर में करना है। हमारा ही वोट हम लोग अपने फेवर में नहीं करते। हम क्या सोचते हैं? हमारे लोगों का सोच ऐसा बनाया गया है, अरे यार, अगर कांग्रेस नहीं आई बीजेपी आ जाएगी,
बीजेपी आ जाएगी तो खा जाएगी क्या? वो कोई शेर है क्या? मगर डर को आधार बनाया जाता है। तो हम लोगों को अपने वोट का उपयोग डर के आधार पर करते हैं। अगर हम अपने वोट का उपयोग डर के आधार पर करते हैं तो इसका दूसरा अर्थ है हम लोग अपने वोट का उपयोग विवेक से नहीं करते, डर से करते हैं। हम विचार पूर्वक वोटों का उपयोग नहीं करते हैं तो हम लोग डर के आधार पर वोट करते हैं। तो इसका मतलब है डर के आधार पर जब वोट किया जाता है तो आपका वोट हाईजैक किया जाता है। अगर आप विचार पूर्वक वोट डालते हैं कि किसको वोट डालना है, डालने से हमारे लोगों का, हमारे समाज का क्या फायदा होगा, तब तो ये कहा जा सकता है कि आप अपने वोट को हाईजैक होने से रोक रहे हैं। अगर किसी बाह्य दबाव से डर का माहौल बनाया जाता है कि अगर कांग्रेस नहीं आती है तो फिर बीजेपी आ जाएगी, और कांग्रेस के लोग इसी तरह का प्रचार हमारे लोगों में करके डर पैदा करते हैं और डर के आधार पर हमारा वोट लेते हैं। अगर हम लोग डर के आधार पर वोट डालते हैं तो इसका मतलब है हम अपने विवेक से वोट नहीं डालते, हमको वोट डलवाया जाता है, हमारे अंदर डर पैदा किया जाता है और फिर डर के आधार पर वोट दिलवाया जाता है। तो जो लोग डर के आधार पर वोट डालते हैं वो अर्थात निश्चित रूप से अपने वोटों का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे कहा जा सकता है। साथियों, ईवीएम मशीन के माध्यम से आपके वोटों की चोरी हो रही है। एक बैलेट पेपर हुआ करता था, मान लो बैलेट पेपर होता था, तो बैलेट पेपर होने के बाद में क्या होता था, ये बैलेट पेपर आपने डाला तो गिनती करने के लिए सब ओपन किया जाता था और ओपन करके देख के उसकी गिनती होती थी। ईवीएम मशीन में क्या है, ईवीएम मशीन में आपने वोट डाला, ईवीएम मशीन में आपने वोट डाला, वो ईवीएम मशीन में जमा हो गया, उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। आप लोगों को पता है कि ईवीएम मशीन में वोट का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता है जैसे बैलेट पेपर में होता है। ये बैलेट पेपर है, ये बैलेट पेपर में ये फिजिकल एविडेंस है, आंखों से दिखाई दे रहा है, हाथ से आप उसको फोल्ड कर रहे हैं, ये फिजिकल एविडेंस है। ईवीएम मशीन में कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है जो आप ऐसा अलग करके दोबारा वेरीफाई कर सके। एक चीज फिजिकल एविडेंस नहीं होना, दूसरा उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होना। बैलेट पेपर में फिजिकल वेरिफिकेशन की सिस्टम है, ईवीएम मशीन में फिजिकल वेरिफिकेशन की सिस्टम ही नहीं है। हम लोगों को क्या बताया जाता है, ईवीएम एडवांस टेक्नोलॉजी, जो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी, ये जो फिजिकल एविडेंस की, ये तो फिजिकल एविडेंस वेरीफाई किया जा सकता था। अगर इससे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, तो ये एडवांस होना चाहिए था, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में फिजिकल एविडेंस ही नहीं है। ये कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी है? बैकवर्ड टेक्नोलॉजी में फिजिकल एविडेंस है, एडवांस टेक्नोलॉजी में फिजिकल एविडेंस नहीं है। इसको कैसे एडवांस कहा जाए? ये तो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी हो गई। बल्कि ये जो फिजिकल एविडेंस वाली टेक्नोलॉजी है ये ज्यादा एडवांस है, क्योंकि इसमें फिजिकल एविडेंस होता है। हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एक फिजिकल एविडेंस है, एक फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं रिकाउंटिंग में। ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग ही नहीं है पता हमारे लोगों को, ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है। आज तक कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कि ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग हुआ।
ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग का कोई सिस्टम नहीं है। ईवीएम मशीन में चिप रखी जाती है टेक्नोलॉजी में। तो चिप की टेक्नोलॉजी क्या है? वोट होने के पहले, वोट करने के पहले वो चिप में सारा डाटा फीड किया जाता है। क्या पता है हम लोगों को? एक चिप होता है, वो कंप्यूटर में डाला जाता है। तो चिप में अगर डाला जाता है तो पहले ही अल्पमत और बहुमत डिसाइड कर दिया जाता है वोट डालने के पहले ही, और चिप के अंदर सारा का सारा भर दिया जाता है। जो चिप के अंदर भर दिया वही काउंटिंग में निकलता है। इसका मतलब है ये जो वोटिंग होता है, ये वोटिंग का कोई मीनिंग है नहीं। अमेरिका एडवांस टेक्नोलॉजी में भारत से पिछड़ा है क्या? है? अमेरिका टेक्नोलॉजी में, यूरोप टेक्नोलॉजी में भारत से पिछड़ा है? नहीं, भारत से 1000 गुना अमेरिका और यूरोप टेक्नोलॉजी में एडवांस है, मगर वहां चुनाव बैलेट पेपर पर होते हैं। ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अमेरिका में ये ईवीएम का शोध लगाया गया, जापान में ईवीएम का शोध लगाया गया, जर्मनी में ईवीएम का शोध लगाया गया। तीनों देशों में बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। उनको पूछा गया, अभी आप ईवीएम पर आपने शोध लगाया तो आप वोट क्यों नहीं करते? क्या हम बेवकूफ थोड़ी है? तो इसका मतलब है भारत में ईवीएम मशीन को बेवकूफ बनाने के लिए अल्पसंख्यक लोगों का बहुसंख्यक लोगों पर राज स्थापित करने के लिए लाया गया। 3.5% ब्राह्मण है, 3.5% की ही कांग्रेस है, 3.5% की ही बीजेपी है। बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है। इसका मतलब है ईवीएम को उन्होंने ब्राह्मणों का राज प्रस्थापित करने के लिए रखा हुआ है। अमेरिका में, यूरोप में एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर वोटिंग नहीं होता है, ईवीएम नहीं होता है, वहां लागू नहीं है। तो इंडिया में, अमेरिका में 100% लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अमेरिका में, यूरोप में 100% लोग पढ़े लिखे नहीं है केवल, अर्थात अक्षरों की साक्षरता वाले लोग नहीं है, वो कंप्यूटर की साक्षरता वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो अभी अक्षरों की साक्षरता पूरी नहीं हुई है। यहाँ पूरी तरह से अक्षरों की पहचान रखने वाले लोग नहीं है भारत में। 100% लोग हमारे देश में अक्षरों की साक्षरता वाले लोग नहीं है। कंप्यूटर की साक्षरता अलग मामला है। मैंने अमेरिका में और यूरोप में जाकर 2-3 महीने रहा तो मैंने ये देखा, एक ही घर में 2-2, 3-3 कंप्यूटर। तो मैंने कहा ये कंप्यूटर से काम चल सकता है तो आपने 2-2, 3-3 कंप्यूटर क्यों लिखा? कहा कि मेरे विशेषता एक है, अलग है, मेरा है, मेरे बेटे का है और मेरे बेटी का, वो अपना अपना अलग अलग, और वो सारे कमाई करते हैं, उन्होंने अपना कंप्यूटर लिया हुआ है और अपने डिपार्टमेंट के साथ अपने कंप्यूटर से संपर्क करते हैं। बहुत बार वो ऑफिस जाते हैं, बहुत बार ऑफिस नहीं जाते, घर में ही बैठ के काम करते हैं। तो कंप्यूटर से काम वहां होता है। तो कंप्यूटर से काम होने की वजह से क्या है, ऑफिस जाना जरूरी नहीं है, काम करना जरूरी है। और घर के अंदर आप कंप्यूटर में काम करते हो, ऑफिस के अंदर का काम हो जाता है। तो इसका मतलब है जो देश में कंप्यूटर की साक्षरता ऐसी है कि एक एक घर में 2-2, 4-4 कंप्यूटर हो, वहां पर कंप्यूटर की साक्षरता है। हमारे यहाँ पर ऐसा अक्षरों की साक्षरता पूरी नहीं हुई। जब अक्षरों की साक्षरता पूरी नहीं हुई है तो हमारे यहाँ ये कंप्यूटर पूरी तरह से
लागू नहीं किया जा सकता। लागू किया तो ये जनता के विरोध में होगा, क्योंकि आज भी 60% लोगों को कंप्यूटर की साक्षरता से बाहर है। मैं ये भी आंकड़ा ज्यादा ही बोल रहा हूं, 40% लोग होंगे। 40% लोगों के हर घर के अंदर कंप्यूटर होगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो ईवीएम मशीन के द्वारा हमारे देश में चुनाव हो रहा है, ये हमारे लोगों के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। देश टेक्नोलॉजी में एडवांस होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। देश को टेक्नोलॉजी में एडवांस होना चाहिए, मगर अपनी जनता का भी ध्यान रखना चाहिए कि जनता कंप्यूटर के आधार पर कितनी साक्षर है। अगर वो ज्यादा साक्षर नहीं है तो ये वहां लागू करना उचित होगा कि नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। मगर ये बात ब्राह्मणों के अनुकूल है, क्योंकि कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर के अंदर मान लो वोटों की हेराफेरी हो गई, तो अंदर हेराफेरी हो गई, उसको बाहर वेरीफाई नहीं कर सकते, तो वो घोटाला वैसे के वैसे रहेगा। और वो लोग हम लोगों को केवल मानने के लिए कह रहे कि नहीं आप मानो। अरे जानने के बगैर कैसे मानने का भाई, जाने बगैर कैसे मानने का? ये तो इग्नोरेंस में फायदा करने का, ऑर्गेनाइज्ड इग्नोरेंस पैदा करने का मामला हो गया। ऐसे नहीं माना जा सकता। इसलिए ईवीएम मशीन के द्वारा भारत में वोट करना ये हमारे वोटों की चोरी करने का मामला है, और इससे अल्पसंख्यक लोगों का बहुसंख्यक लोगों पर राज स्थापित करने के षड्यंत्र का मामला है। इसलिए क्या हो रहा है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती तो बीजेपी आती है। तो ये तो ब्राह्मणों का राज प्रस्तावित करने का कार्यक्रम है, ब्राह्मणों के लिए अनुकूल है। इसलिए मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ईवीएम मशीन सुटेबल नहीं है, बैलेट पेपर ही सुटेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैलेट पेपर में गड़बड़ी नहीं होती, मैंने ये नहीं कहा कि बैलेट पेपर में गड़बड़ी नहीं होती, मगर बैलेट पेपर की गड़बड़ी फिजिकली उसको पकड़ा जा सकता है। बैलेट पेपर में अगर गड़बड़ी हुई तो उसको फिजिकली पकड़ा जा सकता है। तो इसीलिए ये एक बहुत खतरनाक बात है, और इसका उपयोग शासक वर्ग कर रहा है। और शासक वर्ग में इसका जो सबसे भयानक परिणाम आया हुआ है, वो भयानक परिणाम क्या है? 2 दलीय व्यवस्था डेवलप कर लिया उन्होंने। 2 दलीय व्यवस्था, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। ये 2 दलीय व्यवस्था निर्माण करने के लिए ईवीएम बहुत बड़ा कारण है। और एक बार कोई आदमी सत्ताधारी हो जाता है तो सत्ता का और पावर का एक प्रभाव होता है। आम आदमी पावर के प्रभाव में आकर वोट डालता है, वो उसके फेवर में है इसलिए नहीं, पावर के प्रभाव में आकर वोट डालता है, तो इसको बदलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसको बदलने के लिए हम लोगों को संगठित रूप से प्रयास करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इसको बदलना संभव नहीं है, बदलना चाहिए, बदला जा सकता है। तो हम लोगों को संगठित रूप से प्रयास करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं 19 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूं। अभी मेरी उम्र 67 साल है, 68 ईयर है। इतने साल में मैंने लगभग 625 जिलों में 32 राज्य, टोटल 36 राज्य है, 36 में से 32 राज्यों में हमने 625 जिलों में संगठन खड़ा किया है। फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा में इतना बड़ा संगठन भारत में कहीं पर भी नहीं है। महाराष्ट्र के जो लोग नेतागिरी करने वाले लोग हैं, वो महाराष्ट्र के बाहर कहीं पर भी नहीं है। महाराष्ट्र में भी पूरे जिले में है क्या? महाराष्ट्र में भी पूरे जिले में नहीं है। मैं आपको 625 जिलों में, बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारी शाखाएं हैं और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर भी हमारी शाखाएं हैं। वहां ब्रह्मदेश और
बांग्लादेश के बॉर्डर पर केवल 4 राज्य ऐसे है, 36 में से 4 राज्य ऐसे जहां हमारी शाखाएं नहीं है। बाकी सारे देश भर में हमारे संगठन की शाखाएं हम लोगों ने स्थापित की है। तो इतना बड़ा संगठन, इतना विशाल संगठन खड़ा किया है। इसके आधार पर 9 अप्रैल 2025 को 500 जिलों मुख्यालय पर ये जेल भरो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद 1 जुलाई को भारत बंद कर रहे हैं। तो छोटा मोटा प्रयास नहीं है। अभी हम लोग बामसेव के द्वारा संगठन शक्ति का निर्माण करने पर हमारा जोर था। अभी हमने अपने रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अभी संगठन निर्माण करने का काम बहुत बड़े पैमाने पर हो गया है। अभी हम एक्शन करेंगे। अभी एक्शन करने का काम 9 अप्रैल से शुरू होगा और ये 2030 तक इस तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा कि आंदोलन 6 लाख गांवों में पहुंचाया जाएगा। और जब ये आंदोलन 6 लाख गांवों में पहुंचेगा तब ये आंदोलन आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। और जिस तरह से 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने जन आंदोलन चलाकर अंग्रेजों को भगाया था, तो हम लोग भी जन आंदोलन के द्वारा हमारी आजादी हासिल कर सकते हैं। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप सभी लोगों का साथ सहयोग अपेक्षित है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।